आपके घर की रसोई में जो गैस सिलेंडर है उसके अंदर जलने वाली आग वो आखिर आती कहां से है? आप सोचेंगे फैक्ट्री से, लेकिन इसकी कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये एक ऐसा सीक्रेट सफर है जो करोड़ों साल पहले शुरू हुआ था और हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। कभी सोचा है जब आप सुबह की पहली चाय के लिए गैस ऑन करते हैं तो वो जो नीली सी लौ जलती है उसका असली सफर असल में शुरू कहां से होता है? ये बस एक नॉब घुमाने की बात नहीं है। इस आग के पीछे एक बहुत ही गहरी और लंबी कहानी छिपी है। तो चलिए आज हम इस आम से दिखने वाले लाल सिलेंडर की उस अनकही कहानी को समझते हैं। देखने में तो ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज लगती है ना? लेकिन इसकी कहानी वो किसी फैक्ट्री से शुरू नहीं होती। नहीं, ये कहानी शुरू होती है आज से करोड़ों साल पहले, इस धरती के हजारों फीट नीचे से। जरा इमेजिन कीजिए, आज से करोड़ों साल पहले का समय, जब धरती पर डायनासोर घुमा करते थे। उस वक्त समुद्र में जो छोटे छोटे जीव और पौधे थे, जब वो मर जाते थे तो धीरे धीरे समुद्र की तलहटी में जाकर बैठ जाते थे। फिर सदियां बीतती गईं, हजारों साल, लाखों साल, उनके ऊपर मिट्टी की चट्टानों की परत पर परत जमती चली गई और इस जबरदस्त प्रेशर और धरती के अंदर की गर्मी ने एक नेचुरल प्रेशर कुकर का काम किया। और लाखों सालों तक इस प्रेशर कुकर में पकने के बाद ये ऑर्गेनिक मैटर बदल गया काले, गाढ़े, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में। तो जब आज हम जमीन में ड्रिल करते हैं, हम असल में उसी करोड़ों साल पुरानी सूरज की दबी हुई एनर्जी को ही बाहर निकाल रहे होते हैं। ओके, तो ये तो हुई नेचर की बात, लेकिन सवाल ये है कि हम इंसानों ने इस छिपी हुई आग को इस्तेमाल करना, उसे काबू करना कैसे सीखा? इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये कहानी हमें ले चलती है लगभग 2000 साल पहले चीन के सिचुआन प्रांत में। वहां लोगों ने देखा कि नमक के कुओं से एक अजीब सी गैस निकल रही है और ये ऐसी गैस थी कि इसके पास आग ले जाओ तो ये फौरन जल उठती थी। अब देखिए उस जमाने के लोगों का दिमाग। उन्होंने बैम्बू यानी बांस के खोखले पाइप से एक पूरा पाइपलाइन सिस्टम बना डाला और उस गैस को चैनल करके पानी उबालने और नमक बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये इतिहास में पहला रिकॉर्डेड उदाहरण था जब जमीन के नीचे की गैस को किसी इंडस्ट्रियल काम के लिए सिस्टमैटिकली इस्तेमाल किया गया। ये तो एक शुरुआत थी, लेकिन इस गैस को सिलेंडर में बंद करने का रास्ता वो एक बहुत ही सिंपल सी ऑब्जर्वेशन से खुला। साल था 1910 के आसपास का। वॉल्टर स्नेलिंग नाम के एक केमिस्ट थे। उन्होंने एक चीज नोटिस की कि गैसोलीन जो है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, यानी भाप बनकर उड़ जाता है। अब उनके दिमाग में ये सवाल आया, आखिर ऐसा होता क्यों है? और बस इसी क्यों का जवाब ढूंढने में वो लग गए। अपने एक्सपेरिमेंट्स में उन्हें पता चला कि गैसोलीन के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी कुछ हल्की गैसें मिक्स होती हैं। लेकिन उनकी असली गेम चेंजिंग डिस्कवरी ये थी कि अगर इन गैसों पर हाई प्रेशर डाला जाए तो ये लिक्विड में बदल जाती हैं। और बस यहीं से जन्म हुआ उस चीज का जिसे आज हम एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ये क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन, क्योंकि अब आप बहुत सारी ऊर्जा को एक छोटे से पोर्टेबल सेफ सिलेंडर में भरकर कहीं भी ले जा सकते थे। सोचकर देखिए इस एक खोज ने हमारी जिंदगी कितनी बदल दी। तो ये तो थी इसकी हिस्ट्री। अब आते हैं प्रेजेंट में। आज के टाइम में ये गैस आखिर बनती कैसे है? बेसिकली आज एलपीजी बनाने के दो मेन सोर्स हैं। पहला, जब हम जमीन से निकाले गए कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, और दूसरा जब हम नेचुरल गैस को प्रोसेस करते हैं। क्रूड ऑयल को रिफाइन करने का प्रोसेस बड़ा फैसिनेटिंग है। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सोचिए एक बहुत ही ऊंची सी चिमनी या टावर है। इसके अंदर कच्चे तेल को 300 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म किया जाता है। इतनी गर्मी से तेल फौरन भाप में बदल जाता है और टावर में ऊपर उठने लगता है। अब यहाँ फिजिक्स का एक सिंपल सा नियम काम करता है। जैसे जैसे ये भाप ऊपर जाती है ये ठंडी होती जाती है और अलग अलग टेंपरेचर पर अलग अलग चीजें कंडेंस होकर लिक्विड बनती हैं। जो भारी चीजें हैं जैसे डीजल वो नीचे ही लिक्विड बन जाती है, पेट्रोल थोड़ा और ऊपर जाकर, और जो सबसे हल्की गैसें होती हैं यानी हमारी प्रोपेन और ब्यूटेन वो बिल्कुल टॉप तक पहुंच जाती हैं और बस वहीं से इन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है और बन जाती है हमारी एलपीजी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो गैस बनती है ना, ये बिल्कुल प्योर होती है। इतनी प्योर कि इसकी अपनी कोई स्मेल, कोई गंध नहीं होती, बिल्कुल ओडरलेस। अब जरा सोचिए अगर गैस लीक हो रही हो और आपको पता ही ना चले, कितना बड़ा हादसा हो सकता है। इसी खतरे से बचने के लिए इस गैस में एक केमिकल मिलाया जाता है। इसका नाम है एथिल मरकैप्टन। ये बहुत तीखी सड़ी हुई सी गंध देता है और यही वो स्मेल है जो हमें गैस लीक होने पर आती है। तो अगली बार जब आपको ये स्मेल आए तो याद रखिएगा, ये एक वार्निंग है, एक लाइफ सेविंग सेफ्टी फीचर है। तो ठीक है, गैस बन गई, उसमें स्मेल भी डाल दी गई। अब उसे सिलेंडर में भर के लोगों तक पहुंचाना है। सिंपल राइट? भारत की कहानी में यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट है हमारी समुद्र पार की निर्भरता। देखिए हमारे देश में एलपीजी की जरूरत एक बहती हुई नदी की तरह है, बहुत ज्यादा। लेकिन हम देश के अंदर जो प्रोडक्शन करते हैं वो एक छोटी सी नहर जितना ही है। तो इस बड़े से गैप को भरने के लिए हमें अपनी जरूरत का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। आपको यह आंकड़ा सुनकर शायद झटका लग सकता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85%, 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ये नंबर इतना बड़ा है कि ये हमारी पूरी इकोनॉमी को इंटरनेशनल मार्केट के उतार चढ़ाव के सामने बहुत कमजोर बना देता है। तो ये गैस हम तक पहुंचती कैसे है? इसका सफर शुरू होता है मिडिल ईस्ट के देशों से, सऊदी अरब, कतर, यूएई। वहां से इस गैस को बड़े बड़े स्पेशल जहाजों में लोड किया जाता है। ये जहाज हजारों किलोमीटर का समुद्री सफर तय करके भारत के पोर्ट्स जैसे कांडला और मुंद्रा पर पहुंचते हैं। वहां से इस गैस को इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और एचपी के बॉटलिंग प्लांट्स में भेजा जाता है और फाइनली वहां इन लाल सिलेंडरों में इस आग को कैद किया जाता है, जो आखिर में आपके और हमारे घरों की रसोई तक पहुंचती है। इतना लंबा, इतना कॉम्प्लिकेटेड सफर है। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर इस सप्लाई चेन में, इस लंबी कड़ी में कहीं कोई गड़बड़ हो जाए? क्या होगा जब ये सप्लाई ही खतरे में पड़ जाए? होता यह है कि हमारी पूरी एनर्जी सप्लाई कुछ गिने चुने बहुत ही पतले समुद्री रास्तों से गुजरती है। इनमें से एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप इसे दुनिया की एनर्जी सप्लाई की मेन आर्टरी या धमनी समझ सकते हैं। एक पतला सा रास्ता, लेकिन दुनिया का 1/3 ऑयल और गैस यहीं से होकर जाता है। सोचिए कितना क्रिटिकल पॉइंट है ये। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इन इलाकों में, इस आर्टरी के आसपास कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, कोई जंग छिड़ जाए तो क्या होगा?
जवाब सिंपल है और बहुत डरावना है। जरा सा टेंशन और इस रास्ते पर ब्लॉकेड लग जाता है, जहाजों का आना जाना बंद, गैस और तेल की सप्लाई अचानक रुक जाती है, और जब सप्लाई रुकती है तो मार्केट में चीजों की कमी हो जाती है, और फिर शुरू होता है महंगाई का एक ना रुकने वाला सिलसिला। इसका असर एक शॉकवेव की तरह पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। सबसे पहले डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कमजोर होने लगता है। इसका मतलब है कि हमें वही चीज खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। हमारा इंपोर्ट बिल आसमान छूने लगता है। इसका असर इंडस्ट्रीज पर पड़ता है। जैसे गुजरात में मोरबी का सिरेमिक्स क्लस्टर है, वो नेचुरल गैस पर चलता है। सप्लाई रुकते ही वहां काम ठप पड़ जाता है। फिर असर पड़ता है छोटे बिजनेस पर। सड़क किनारे खाना बेचने वाले से लेकर छोटी फैक्ट्री तक सबकी लागत बढ़ जाती है, और इस पूरी चेन का आखिरी बोझ वो आम आदमी पर ही पड़ता है। हर चीज महंगी हो जाती है। तो क्या इसका मतलब है कि हम हमेशा इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के रहमो करम पर रहेंगे? क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है, कोई ऐसा सोल्यूशन जिससे हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी अपने हाथों में ले सके? क्या हो अगर मैं कहूं कि इस ग्लोबल क्राइसिस का सोल्यूशन समुद्र के उस पार नहीं, बल्कि हमारे अपने घरों के बैकयार्ड में, हमारे खेत खलिहानों में ही छिपा है? और ये सोल्यूशन है बायोगैस। जी हाँ, वही बायोगैस जिसके बारे में हमने स्कूल में पढ़ा था। ये बनता है ऑर्गेनिक वेस्ट से, यानी आपकी किचन से निकलने वाला गीला कचरा, पशुओं का गोबर, खेती से निकला अवशेष, इन सब चीजों से। प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब बैक्टीरिया इस कचरे को बिना ऑक्सीजन की मौजूदगी में डाइजेस्ट करते हैं तो वो एक गैस छोड़ते हैं जिसका नाम है मीथेन। और यही मीथेन गैस एक साफ, रिन्यूएबल और सबसे जरूरी एक मेड इन इंडिया कुकिंग फ्यूल है। अब जो आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपको हैरान कर देंगे। भारत एक साल में लगभग 31 मिलियन मेट्रिक टन एलपीजी कंज्यूम करता है। ठीक है, अब सुनिए, भारत के पास हर साल बायोगैस बनाने की पोटेंशियल कितनी है? 62 मिलियन मेट्रिक टन, यानी हमारी जरूरत से लगभग डबल। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अगर हम अपनी इस पोटेंशियल का सिर्फ आधा भी इस्तेमाल कर लें तो हमें बाहर से एक भी एलपीजी सिलेंडर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है जो आज भारत के कोने कोने में हो रही है। बैंगलोर में बड़े बड़े होटल्स एलपीजी सप्लाई की टेंशन से मुक्त हो चुके हैं क्योंकि वो बायोगैस पर चल रहे हैं। हैदराबाद की एक पूरी सब्जी मंडी अपने रोज के कचरे से बिजली और गैस बनाकर अपनी कैंटीन चला रही है। पुणे में 400 से ज्यादा परिवार एलपीजी मुक्त हो चुके हैं, उनका किचन उनके ही कचरे से चलता है। और पंजाब का लमड़ा कांगड़ी गांव, ये तो एक पूरी मिसाल है। इस गांव में पिछले 10 सालों से एक भी एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल नहीं हुआ। पूरा गांव एक कम्युनिटी बायोगैस प्लांट पर चलता है। तो फिर आत्मनिर्भर बनने का रोड मैप क्या है? इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी हर घर, हर हाउसिंग सोसाइटी, हर मोहल्ले में छोटे छोटे बायोगैस यूनिट्स लगाए जाएं। स्टेप 2, स्केल अप फॉर ट्रांसपोर्ट, बड़े पैमाने पर कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट्स बनाए जाएं ताकि हमारी गाड़ियां और बसें भी इसी फ्यूल पर चल सकें। और स्टेप 3, सबसे जरूरी, इंटीग्रेशन, इस बनाई हुई बायोगैस को देश में पहले से मौजूद पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी नेटवर्क के साथ जोड़ दिया जाए ताकि ये पाइपलाइन के जरिए लाखों घरों तक पहुंच सके। रास्ता बिल्कुल साफ है, प्लान भी मौजूद है, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। सरकारी स्कीम्स है जैसे सतत स्कीम, कागजों पर इसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, लेकिन जमीन पर इसकी रफ्तार वो काफी धीमी है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है, इस इरादे और इसके अमल के बीच के फासले को मिटाना। तो अगली बार जब आप अपने किचन का कचरा डस्टबिन में डालें तो 1 सेकंड के लिए रुककर सोचिएगा, क्या हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का जवाब हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश के तेल के कुओं में है, या फिर वो हमारे अपने ही इस कचरे में छिपा हुआ है?